हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हमारा लेक्चर थर्ड होने वाला है एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन का। लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 2 का पार्ट ए हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है अभी तक हमने डिस्कस किया है व्हाट इज़ एग्रीकल्चरल फाइनेंस, मीनिंग उसका, डेफिनेशन, स्कोप, नीड। फिर हमारा क्लासिफिकेशन जो था, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट, वो भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। लेक्चर थर्ड में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट क्रेडिट एनालिसिस, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेस्ट, रीपेमेंट कैपेसिटी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रिस्क बियरिंग एबिलिटी, जिसको हम 3RS भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। 1 by 1 हम सारे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, सो कीप वॉचिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ क्रेडिट एनालिसिस। क्रेडिट एनालिसिस आखिर होता क्या है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। द टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू अचीव्ड इन इंडियन एग्रीकल्चर मेड द एग्रीकल्चर कैपिटल इंटेंसिव। यहाँ पे बोल रहा है कि जो कि टेक्नोलॉजिकल ब्रेक आ गया है, मतलब कि पहले बहुत ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे, तो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक आने से क्या हुआ है कि इंडियन एग्रीकल्चर में एक हमारा एग्रीकल्चर कैपिटल इंटेंसिव बन गया है एग्रीकल्चर। ठीक है, अभी हम बहुत ज़्यादा इनपुट का यूज़ करने लगे हैं। आप जानते होंगे कि जब हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन था तो 1966-67 के बाद क्या हुआ, 66-67 के बाद ये हुआ कि हम बहुत ज़्यादा कैपिटल का यूज़ करने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा इनपुट और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करने लगे हैं, जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर पे बहुत बुरा असर पड़ा है। ठीक है, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर कैपिटल स्टार्व। इंडिया में जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कम रिसोर्सेस मिलता है, वो कैपिटल बहुत ज़्यादा कम लगा पाते हैं क्योंकि उनके पास मनी का प्रॉब्लम होता है, उनके पास पैसा ही नहीं है, इनपुट वो लोग नहीं अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, द फार्मर्स नीड क्रेडिट एट राइट टाइम थ्रू राइट एजेंसी एंड इन एडिक्वेट क्वान्टिटी टू रियलाइज मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि फार्मर्स जो है उनको क्रेडिट इसीलिए सही समय पे चाहिए, सही एजेंसी से मिलनी चाहिए। ठीक है, और एक एडिक्वेट क्वांटिटी, मतलब कि जिनका मतलब जितना उनको ज़रूरत है उतना मिलनी चाहिए। ठीक है, तभी वो अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर पाएंगे। दिस इज़ फ्रॉम फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमारा फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ठीक है, कि फार्मर्स को टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाता है, वो बहुत ज़्यादा इनपुट यूज़ कर रहे हैं, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है, और उनको कैपिटल जो है यानी कि मनी जो है वो राइट टाइम पे मिलनी चाहिए, राइट एजेंसी से मिलनी चाहिए और एडिक्वेट क्वांटिटी में भी मिलनी चाहिए। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन अ फार्मर अप्रोचेस एन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल एजेंसी IFA with a loan proposal, the banker should be convinced about the economic viability of the proposed investment. ये तो हमारा फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर जब फार्मर्स लोन लेने जाता है तो पहले उसको उसके प्रपोजल को देखा जाता है कि वो लोन को रीपे कर पाएगा कि नहीं, उसके पास पैसा है कि नहीं, वो प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा कि नहीं। तो डिफरेंट क्राइटेरिया देखा जाता है फार्मर्स का, तभी उनको लोन दिया जाता है। तो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि बैंक क्या करती है, बैंक हमारे फार्मर्स के प्रपोजल को देखती है, वो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है कि नहीं, इकोनॉमिकली वाइबल है कि नहीं। इकोनॉमिकल वाइबल का मतलब है कि वो एबल है कि नहीं कि लोन को रीपे कर पाए। ठीक है, तभी उनका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट होता है, देन आफ्टर उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि फार्मर्स को लोन राइट टाइम पे मिलनी चाहिए, राइट एजेंसी से मिलनी चाहिए, और बैंकर उसको क्या करती है, उसको उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है, सिर्फ और सिर्फ तभी एक्सेप्ट करती है जब वो रीपे करने के एबल में हो। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ क्रेडिट। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये हमारा एक ऐसा टेस्ट है जिसमें क्या किया जाता है, फार्मर्स के लोन देने के प्रोसेस को चेक किया जाता है, मतलब कि फार्मर्स को लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा उसी को यहाँ पे देखा जाता है, उसी को हम इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। व्हेन द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ द क्रेडिट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, थ्री बेसिक फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आर टू बी असेस्ड बाय द बैंकर इफ द लोन इज एडवांस्ड। बोल रहा है कि अगर इकोनॉमिक फिजिबिलिटी हम चेक कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं कि अगर वो फार्मर्स जो है वो हमारा लोन को रीपे कर देगा, तो हम 3 बेसिक फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को चेक करते हैं, उसके बाद ही लोन को दिया जाता है। ठीक है, वो क्या 3 एस्पेक्ट्स हैं,
पहला है विल इट जनरेट रिटर्न्स मोर देन कोस्ट, मतलब जितना वो इनपुट लगाया है, जितना उसका कोस्ट लगा है उससे ज़्यादा उसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं, उससे ज़्यादा इनकम वो जनरेट कर पा रहा है कि नहीं, ये चेक किया जाता है। सेकेंड इज विल द रिटर्न्स हैव सरप्लस टू रीपे द लोन व्हेन इट फॉल्स ड्यू। चलो वो मान लो कि वो 1000 रुपये लगाया तो 1000 रुपये उसको मिल गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट तो नहीं हुआ ना। अगर 1000 रुपये वो लगाया, 1000 रुपये उसको मिल गया है तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस है, ठीक है, लेकिन वो रीपे कैसे करेगा लोन को? तो यहाँ पे बोल रहा है सेकंड पॉइंट इज कि उसको सरप्लस जनरेट करना है, मतलब कि अगर वो 1000 रुपये लगाया है तो कम से कम उसको 2000 आउटपुट मिलनी चाहिए, 2000 उसका इनकम होना चाहिए, तभी तो वो रीपे कर पाएगा लोन को। तो पहला था कि हमें आउटपुट मतलब जितना कोस्ट लगाया है उससे ज़्यादा रिटर्न्स मिलनी चाहिए, उससे ज़्यादा आउटपुट मिलनी चाहिए, उससे ज़्यादा इनकम होना चाहिए। सेकंड इज़ कि सरप्लस इनकम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो कितना ज़्यादा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो लोन को रीपे कर पाए, ठीक है। सेकंड यही था। थर्ड वन इज़ विल द फार्मर्स स्टैंड अप टू द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन फार्मिंग। थर्ड जो है वो ये कह रहा है कि फार्मर्स जो है उसको रिस्क बियरिंग एबिलिटी भी आनी चाहिए, मतलब कि वो रिस्क को झेल पाए। अनसर्टेनिटी यानी कोई मौसम ख़राब हो गया है, फिर कोई भी हमारा नेचुरल ड्राउट आ गया, कुछ भी नेचुरल क्लेमिटीज़ जो होंगे उनको वो बियर कर पा रहा है कि नहीं, ये भी उसको देखा जाता है। तो ये 3 मेन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स देखा जाता है जो कि हमारा बैंकर देखता है, या फिर जो लेंडर होता है जो पैसा दे रहा है वो ये चेक करता है, तभी उसको लोन दिया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से 3 पॉइंट के बेसिस पे फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट वन इज द 3 फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आर नोन एज 3 Rs ऑफ क्रेडिट विच आर एज फॉलोज। ये 3 जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स थे उसी को हम 3 Rs बोलते हैं। 3 Rs ऑफ क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये स्टार मार्क कर रही हूँ मैं, एग्जाम में भी पूछा गया है। तो 3 फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो है वो है हमारा रिटर्न्स फ्रॉम द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट, जो प्रपोजल देती है फार्मर, प्रपोजल जो रहता है फार्मर्स का, उससे वो रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है कि नहीं वो देखा जाता है, पहला। सेकंड जो है रीपेमेंट कैपेसिटी द इन्वेस्टमेंट जनरेट्स, ठीक है, इन्वेस्ट वो किया है तो उससे उसको रीपेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं, मतलब कि वो एक्स्ट्रा सरप्लस जनरेट कर रहा है कि नहीं ताकि वो लोन को रीपे कर पाए, ये भी देखा जाता है। एंड लास्ट इज रिस्क बियरिंग एबिलिटी ऑफ द फार्मर एंड बोरोवर। फार्मर जो कि हमारा बोरोवर है यहाँ पे, ठीक है, उसके पास रिस्क बियरिंग एबिलिटी है कि नहीं। जो हमने लास्ट 3 पॉइंट देखा है इसी को यहाँ पे 3 Rs के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि वो रिटर्न जनरेट कर पा रहा है कि नहीं। सेकेंड पॉइंट इज कि वो सरप्लस जनरेट कर रहा है कि नहीं ताकि वो रीपे कर पाए लोन को। थर्ड वन इज रिस्क बियरिंग एबिलिटी है कि नहीं फार्मर्स के पास। तो ये 3 मस्ट एस्पेक्ट्स है जो कि 3 Rs ऑफ क्रेडिट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। The 3 Rs of credit are sound indicators of credit worthiness of the farmer, ठीक है। ये 3 Rs of credit जो है ये हमारा अगर अच्छा होगा, अगर ये तीनों एस्पेक्ट सही होगा, देन आफ्टर उसको लोन दिया जाएगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द फार्मर की तभी उस फार्मर्स को लोन दिया जाएगा। तो ये 3 Rs को पहले चेक किया जाता है, देन आफ्टर लोन को दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट किया है फार्मर्स, तो उससे वो रिटर्न्स जनरेट कैसे करेगा। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेजर इन क्रेडिट एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है हमारे क्रेडिट को एनालाइज करने के लिए, मतलब कि लोन देने के लिए। द बैंकर नीड्स टू हैव एन आइडिया अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिटर्न्स लाइकली टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बैंकर को ये पता होना चाहिए कि वो रिटर्न उससे जनरेट कर पाएगा कि नहीं, ठीक है। मान लो उसने अपना इन्वेस्टमेंट दिया है तो बैंकर पहले एनालाइज करेगा उसको कि इससे वो क्या कर पाएगा, वो एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर पाएगा कि नहीं, सरप्लस जनरेट कर पाएगा कि नहीं, वो बैंकर चेक करता है। The farmer's request for credit can be accepted only if he can be able to generate returns that enable him to meet the costs। यहाँ पे बोल रहा है कि फार्मर्स को तभी लोन दिया जाएगा, उसके प्रपोजल को तभी एक्सेप्ट किया जाएगा when जब वो एबल हो, जब वो एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर पाए, अपना सरप्लस कमा पाए, और तभी वो अपने डिमांड को भी फुलफिल करेगा और साथ ही साथ लोन को भी रीपे करेगा। रिटर्न्स ऑब्टेन्ड बाय द फार्मर डिपेंड अपॉन द डिसीजंस लाइक। रिटर्न्स जो फार्मर जनरेट करेगा वो हमारे किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है,
वो हमारे डिपेंड करता है व्हाट टू ग्रो, क्या वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे है कि क्या वो ग्रो करेगा, क्या वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, क्या वो ग्रो कर रहा है, व्हाट टू ग्रो, हाउ टू ग्रो, कैसे, कैसे ग्रो करेगा। ठीक है, हाउ मच टू ग्रो, कितना, कितना वो ग्रो करेगा। ठीक है, व्हेन टू सेल, कब, कब वो बेचेगा, वेयर टू सेल मतलब कि कहाँ बेचेगा। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर को देखा जाता है कि फार्मर्स ये 5 फैक्टर को किस तरीके से यूज़ कर रहा है या फिर क्या क्या ग्रो कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है। ये 5 फैक्टर को देखने के बाद ही वो ये बैंकर ये सोचता है कि वो इससे इनकम जनरेट कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या क्या यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या, कैसे, कितना, कब और कहाँ, ये 5 जो है ये रिटर्न्स का है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट टू ग्रो, हाउ टू ग्रो, हाउ मच टू ग्रो, व्हेन टू सेल, वेयर टू सेल। ठीक है, therefore the main concern here is that the farmer should be able to generate incremental returns that should cover the additional cost incurred विथ बोरोड फंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे मेन जो कंसर्न रहता है हमारा, मेन जो हमारी दिक्कत रहती है कि फार्मर्स क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल रिटर्न्स यानी कि सरप्लस जनरेट कर पा रहा है कि नहीं, ताकि वो अपने जो कॉस्ट लगाया, जो उसका इनपुट लगाया है वो उसको मीट कर पाए, उसको फुलफिल कर पाए, और साथ ही साथ कि जो बोरोड फंड्स है यानी कि जो लोन उसने लिया है, लोन को भी रीपे कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे यही देखा जाता है, यही प्रॉब्लम होता है कि फार्मर्स बहुत बार लोन ले लेते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, लोन को रीपे ही नहीं कर पाते क्योंकि उनका जो इनकम है वो जनरेट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा कंसर्न रहता है कि फार्मर्स क्या करें, एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर पाए ताकि वो लोन को भी रीपे कर पाए, साथ ही साथ जितना उसने इनपुट लगाया है वो भी उसको फुलफिल हो जाए, और साथ ही साथ उसके फैमिली नीड्स भी फुलफिल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रीपेमेंट कैपेसिटी। रीपेमेंट कैपेसिटी का मतलब है कि फार्मर्स का रीपेमेंट कैपेसिटी बोल रहा है कि वो लोन को रीपे कर पाएगा कि नहीं, उसके पास एबिलिटी है कि नहीं। रीपेमेंट कैपेसिटी इज नथिंग बट द एबिलिटी of the farmer to repay the loan obtained for the productive purpose within a stipulated time period as fixed by the lending agency। रिपेमेंट कैपेसिटी का मतलब है कि ये हमारा एक तरीके का ड्यूरेशन हो जाता है। ठीक है, ड्यूरेशन या फिर एबिलिटी बोल सकते हैं फार्मर्स की, जो कि वो क्या करे कि जो एक फिक्स्ड टाइम जो दिया गया है लेंडिंग एजेंसी के टाइम, लेंडिंग एजेंसी ने जो दिया है फिक्स टाइम या फिर जो ड्यूरेशन है हमारा, उसमें वो लोन को रीपे कर पा रहा है कि नहीं, वो जो प्रोडक्शन किया है उससे वो रीपे कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा एबिलिटी है फार्मर्स की। द एस्टिमेशन ऑफ रीपेमेंट कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम क्रॉप लोन्स टू टर्म लोन्स, पार्शियल लिक्विडेटिंग लोन्स। यहाँ पे एस्टिमेशन जो होता है मतलब कि हम एस्टिमेशन जो लगाते हैं कि कब तक वो रीपे कर पाएगा, वो हमारा 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला इज़ क्रॉप लोन। क्रॉप लोन में जो कि हमने देखा था कि एक सीज़न के लिए मिलता है या फिर हमारा 12 मंथ्स के लिए मिलता है, 1 साल के लिए मिलता है या फिर 1 क्रॉपिंग सीजन के लिए मिलता है, जो कि हमारा क्रॉप लोन जो है वो सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन्स होता है। सेल्फ लिक्विडेटिंग मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। सेल्फ लिक्विडेटिंग का मतलब है कि वो क्या कर रहा है, आसानी से उसको बेच दे रहा है, लिक्विडेट कर पा रहा है, तोड़ पा रहा है। ठीक है, जैसे कि क्रॉप लोन से क्या होता है, जैसे वो प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन को से जो भी उसको मिला है प्रोड्यूस, उसको वो मार्केट में तुरंत बेच देगा और उससे उसको तुरंत पैसा मिल जाएगा, मतलब इससे इमीडिएटली इनकम हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा टर्म लोन है जो कि हमारा पार्शियली लिक्विडेटिंग लोन है, इसका ड्यूरेशन हमारा 2 to 5 ईयर्स होता है। ठीक है, 2 to 5 ईयर्स होता है रिपेमेंट का जो पीरियड होता है, और इसमें क्या होता है कि इसका इनकम जो है वो भी लेट से आता है। ठीक है, और इसको हम तुरंत बेच के पैसा नहीं ले सकते हैं, तो ये हमारा पार्शियल लिक्विडेटिंग लोन्स है। तो जो हमारा रिपेमेंट कैपेसिटी होता है वो हमारा वैरी करता है। क्रॉप लोन्स में रिपेमेंट कैपेसिटी कम ड्यूरेशन का रहता है और टर्म लोन में रिपेमेंट कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा ड्यूरेशन का रहता है। ठीक है, तो रिपेमेंट कैपेसिटी हमारा वैरी करता है क्रॉप लोन्स एंड इन टर्म लोन्स। नेक्स्ट वन इज रिपेमेंट कैपेसिटी फॉर क्रॉप लोन्स। अब देखते हैं कि रिपेमेंट कैपेसिटी आखिर डिपेंड किस पे करता है। क्रॉप लोन्स में कितनी रिपेमेंट कैपेसिटी होंगी, किस किस फैक्टर को ऐड करके रिपेमेंट कैपेसिटी हमारा निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम मतलब जो है वो हमारा आपका जो टोटल इनकम हो रहा है फार्मर का।
ठीक है। टोटल इनकम जो हो रहा है हमारा फार्मर्स का, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम में हमारा क्या क्या आएगा, वर्किंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग दी प्रपोज्ड क्रॉप लोन। वर्किंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि जितना उसका आउटपुट हो रहा है, मान लो वो क्रॉप लोन है इसमें, तो वो कुछ भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ग्रो करेगा, ठीक है। तो कुछ भी उसने ग्रो किया, प्रोडक्शन हुआ उसका, वो हमारा काउंट होगा एक्सक्लूडिंग दी प्रपोज क्रॉप लोन। मतलब कि यहाँ पे जो लोन लिया है वो लोन जो है उसको हम शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसका ग्रॉस इनकम देखा जाता है कि वो कितना इनकम जनरेट कर पा रहा है अपने प्रोड्यूस को सेल करके, ठीक है। यहाँ पे क्रॉप लोन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फैमिली लिविंग एक्सपेंसेस यानी कि जो फैमिली का जो खर्च है वो ऐड होगा। अदर लोन जो लिया है उसने वो ऐड होगा। और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर मतलब कि उसका जो और एक्स्ट्रा खर्च है वो भी यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। तो इससे हम ग्रॉस इनकम निकालते हैं, वही हमारा रीपेमेंट कैपेसिटी होता है क्रॉप लोन्स का। नेक्स्ट, रीपेमेंट कैपेसिटी इन द टर्म्स ऑफ टर्म लोन्स। तो टर्म लोन्स में हम कैसे देखते हैं, ग्रॉस इनकम, यहाँ पे भी हमारा वर्किंग एक्सपेंसेस आएगा, जो भी उसका जो भी मान लो वो डेयरी खोल रहा है या फिर पोल्ट्री खोल रहा है, ये पार्शियली लिक्विडेटिंग आएगा। यहाँ पे जो था हमारा पार्शियली लिक्विडेटिंग लोन्स, तो पार्शियली लिक्विडेटिंग लोन्स में आएगा हमारा टर्म लोन्स में। तो यहाँ पे जो भी उसका वर्किंग एक्सपेंस यानी कि मान लो वो डेयरी खोल रहा है तो वो मिल्क को सेल कर रहा है, उससे उसका इनकम हो रहा है, तो जो भी उसका इनकम हो रहा है, साथ ही साथ फैमिली लिविंग एक्सपेंसेस यानी कि फैमिली के खर्च आएंगे, अदर लोन्स जो ड्यू है वो आएगा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आएगा। यहाँ पे आपका एक ऐड हो रहा है वो है हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट ड्यू फॉर टर्म लोन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि टर्म लोन्स जो है वो हमारा 2 to 5 ईयर्स के लिए मिलता है, ठीक है। तो 2 to 5 ईयर्स के लिए मिलता है, तो यहाँ पे उसको एनुअल इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा, ठीक है। जो भी उसका इंस्टॉलमेंट आएगा उसको बारी बारी से इंस्टॉलमेंट में पैसा को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका टर्म लोन में उसको एनुअल इंस्टॉलमेंट भी भरना पड़ेगा, ठीक है। ग्रॉस इनकम इन क्रॉप लोन्स और ग्रॉस इनकम इन टर्म लोन्स में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट भी ऐड हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉजेस फॉर द पुअर रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ इंडियन फार्मर। आखिर अब इंडियन फार्मर्स जो है वो क्यों नहीं रीपे कर पाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है, यहाँ पे वो मैंने लिस्ट किया है, ठीक है। स्मॉल साइज ऑफ द फार्म होल्डिंग ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड, ठीक है। आप देखते होंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है कि हमारा जो लैंड है वो आपका बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंट होते जा रहा है, ठीक है, छोटा होते जा रहा है। फार्म होल्डिंग्स जो है वो कम होते जा रहा है फार्मर्स के, ठीक है। तो स्मॉल साइज फार्म होल्डिंग होते जा रहा है, फ्रैगमेंटेशन होते जा रहा है लैंड का, इसी की वजह से वो ज़्यादा आउटपुट नहीं जनरेट कर रहा है, ठीक है। इंटेंसिव फार्मिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए वो आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। आप जानते होंगे कि मार्जिनल और स्मॉल फार्मर सबसे ज़्यादा हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर सबसे ज़्यादा है हमारे इंडिया में, इसी के वजह से हमारा इनकम जो है वो कम हो रहा है फार्मर्स का। नेक्स्ट सेकेंड वन इज लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पे आप जानते होंगे कि ज़्यादा इनपुट लगा रहे हैं फार्मर्स, फिर भी उनका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो है वो हमारा बहुत कम आ रहा है। थर्ड पॉइंट इज हाई फैमिली कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यहाँ पे फैमिली भी बहुत ज़्यादा है, उनका इनकम कम है और फैमिली ज़्यादा है, उनके कंजप्शन, उनके फैसिलिटीज़, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी ये हमारे प्रॉब्लम करती है, ठीक है। लो प्राइसेस एंड रैपिड फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। यहाँ पे देखो कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस कम मिलता है उनको अपने प्रोड्यूस का, और रैपिड फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा ऊपर ऊंच नीच दिखने को मिलता है हमारा प्राइसेस का। इसीलिए एमएसपी लाया गया है, लेकिन एमएसपी भी बहुत सारे फार्मर्स को नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो लो प्राइस उनको फेस करना पड़ता है, उनको रैपिड फ्लक्चुएशन फेस करना पड़ता है प्राइसेस का, ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, इसीलिए उनका रिपेमेंट कैपेसिटी कम होता है, ठीक है। यूजिंग क्रेडिट फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस, वो क्या करते हैं, मान लो कि कभी कभार उन्होंने क्या कर दिया, जैसे कि आप 3 सीज़न जो होता है, खरीफ, रबी और जायद, तो वो हर सीज़न में ग्रो नहीं करते हैं, किसी किसी सीज़न में उनको खाली छोड़ना पड़ता है अपने लैंड को। जैसे कि जायद में बहुत सारे फार्मर्स हमारे लैंड को जो है वो खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। तो खाली छोड़ देते हैं, तो मान लो उन्होंने लोन ले रखा है, तो उस समय क्या होगा, उनका लोन जो है वो अनप्रोडक्टिव माना जाएगा, ठीक है। मतलब कि वो लोन तो लिए हुए हैं लेकिन उनका कोई इनकम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम करता है कि हमारे पास लोन रीपेमेंट करने का कैपेसिटी भी कम हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज लो फार्मर्स इक्विटी और नेटवर्थ, उनका नेट इनकम जो है वो कम होता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो ज़्यादा इनकम लगा रहा है, इनपुट लगा रहा है, तो उसको इनकम कम मिल रहा है, ठीक है, तो उसका नेट इनकम भी कम हो जाएगा। लैक ऑफ एडॉप्शन ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी आप जानते होंगे, फार्मर्स को इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, वो भी हमारे एक दिक्कत वाली बात है। एंड लास्ट वन इज पुअर मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड फार्म रिसोर्सेज, और फार्म रिसोर्सेज जो लिमिटेड है उसको भी फार्मर अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है जिसकी वजह से जो रिपेमेंट कैपेसिटी एबिलिटी होता है हमारे फार्मर्स का वो आपका लो होता है। नेक्स्ट वन इज मेजर फॉर स्ट्रेंथनिंग द रिपेमेंट कैपेसिटी। अब क्या क्या मेजर्स यानी क्या क्या प्रैक्टिसेस हम ले सकते हैं ताकि हम रिपेमेंट कैपेसिटी जो होता है फार्मर्स का उसको हम बढ़ा सकें, उसको हम बिल्टअप कर सकें, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिंग द नेट इनकम बाय प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द फार्म बिजनेसेस। जो फार्म बिजनेसेस है, जैसे कि आपने डेयरी खोल लिया, किसी ने पोल्ट्री खोल लिया, किसी ने अदर कुछ कर लिया, ठीक है, बी कीपिंग कर लिया, तो उससे क्या होगा, हमारा नेट इनकम जो होगा फार्मर का वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि नेट इनकम उनका बढ़ाने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई फार्म बिजनेस हम किसान को दें खोल के, ताकि वो अपने इनकम को बढ़ा सकें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज adopting the potential technology for increasing the production and reducing the expenses on the farm, ठीक है। यहाँ पे हम कोई ऐसा टेक्नोलॉजी का यूज़ करें जिससे क्या हो, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो और हमारा जो इनपुट हम लगा रहे हैं यानी जो हम खर्च कर रहे हैं वो हमारा कम हो जाए, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ठीक है, और जो आपका इनपुट है उसको आपको रिड्यूस करना है, तभी किसान को फ़ायदा होगा, ठीक है। थर्ड वन इज रिमूविंग द इम्बैलेंसेस इन द रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, ठीक है। जो रिसोर्सेज है आपको लिमिटेड रिसोर्सेज जो है उसको आपको एक अच्छे वे में यूज़ करना है ताकि आप अच्छे से अपना प्रोडक्शन को ले सकें, ठीक है। तो इम्बैलेंसेस जो है आपका रिसोर्सेज में उसको भी आपको रिमूव करना है। नेक्स्ट वन इज मेकिंग दिस शेड्यूल ऑफ लोन रिपेमेंट प्लान एज पर द फ्लो ऑफ इनकम। अब जैसे जैसे आपका इनकम होते जाता है वैसे वैसे आपको लोन रिपेमेंट प्लान बनाते जाना है कि हाँ वो आपको मतलब पैसा बचाना है रिपे करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूविंग द नेट वर्थ ऑफ द फार्म हाउस होल्ड, ठीक है। जो फार्म हाउस होल्ड यानी कि जो उनकी फार्म हाउस है यानी कि जो आप खेत है उनका, उससे वो नेट इनकम भी जनरेट कर पाए, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फार्म इंटरप्राइजेज। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि वो अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करें, क्रॉप्स के साथ साथ वो लाइफ स्टॉक वगैरह एलाइड सेक्टर पे भी फोकस करें जिससे उनका एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगा। यहाँ पे ये बोल रहा है और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मर्स को इसकी ओर मूव करनी ही चाहिए, ठीक है। क्रॉप्स के साथ साथ उसको एलाइड सेक्टर पे भी ध्यान देना चाहिए ताकि उनका इनकम इंक्रीज हो पाए। नेक्स्ट वन इज एडॉप्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज लाइक इंश्योरेंस ऑफ क्रॉप्स, एनिमल्स एंड मशीनरी एंड हेजिंग टू कंट्रोल प्राइस वेरिएशन एक्सेट्रा। 7 पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको क्या करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, मतलब कि अपने रिस्क को कैसे कम करे, कैसे मैनेज करे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इंश्योरेंस ऑफ क्रॉप्स, आप जानते होंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है चलती है, इसमें क्या किया जाता है, इंश्योरेंस दिया जाता है क्रॉप्स का, खरीफ रबी और कमर्शियल क्रॉप्स में भी दिया जाता है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए फार्मर्स को, एनिमल्स और मशीनरी इन सब का भी कंट्रोल करना चाहिए उनको। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग एबिलिटी। रिस्क बियरिंग एबिलिटी का आपको पता ही होगा कि वो रिस्क को झेल पा रहा है कि नहीं, रिस्क को बियर कर पा रहा है कि नहीं, ये एबिलिटी इसमें चेक किया जाता है। रिस्क बियरिंग एबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द फार्मर टू विथस्टैंड द रिस्क डेट अराइजेज ड्यू टू फाइनेंशियल लॉस, ठीक है। मान लो कि कभी कभी क्या होता है, नेचुरल क्लेमिटीज़ की वजह से फार्मर्स का पूरा क्रॉप खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये सब रिस्क जो होता है उसको वो बियर कर पा रहा है कि नहीं, यही एबिलिटी को चेक करता है, उसी को हम रिस्क बियरिंग एबिलिटी कहते हैं। रिस्क कैन बी क्वेंटिफाइड बाय स्टैंडर्ड टेक्निक्स, स्टैटिकल टेक्निक्स लाइक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड प्रोग्रामिंग मॉडल्स। जो रिस्क है फार्मर्स का उसको हम कैसे मेज़र करते हैं या फिर कैसे क्वांटिफाई करते हैं, वो हमारा स्टैटिकल टेक्निक्स होता है, जैसे कि आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, प्रोग्रामिंग मॉडल्स हो गया, इन सब से
हम रिस्क बियरिंग एबिलिटी को चेक करते हैं। द वर्ड्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आर सिनोनिमसली यूज्ड। जो रिस्क है और अनसर्टेनिटी है इनको सिनोनिमसली यूज़ किया जाता है, यानी कि ये सिनोनिम्स है, दोनों टर्म्स को यूज़ किया जाता है। सम सोर्सेज टाइप्स ऑफ रिस्क, यहाँ पे हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क दिया गया है। पहला है प्रोडक्शन या फिजिकल रिस्क, मतलब कि उनका प्रोड्यूस जो है वो अच्छा प्रोडक्शन नहीं आ रहा है, प्रोडक्शन लो है, ये हमारा एक रिस्क होता है। टेक्नोलॉजिकल रिस्क, टेक्नोलॉजी उनको अच्छी नहीं मिल पा रही है, ये भी रिस्क है। नेक्स्ट वन इज पर्सनल रिस्क, मतलब कि उनका फैमिली इशू हो सकता है, कुछ पर्सनल रिस्क हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंस्टीट्यूशनल रिस्क। इंस्टीट्यूशनल रिस्क का मतलब कि बैंक टाइमली लोन नहीं दे रही है, तो ये भी एक तरीके का रिस्क ही है, ठीक है। नेक्स्ट है वेदर अनसर्टेनिटी, ये तो हमारा नेचुरल कैलेमिटीज है, वेदर हमारा अच्छा नहीं हो सकता है। प्राइस रिस्क है, मतलब कि उनका प्राइस फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, ठीक है, प्राइस कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है, तो ये भी हमारा दिक्कत वाली बात है। तो ये हमारा रिस्क है जो कि हमारे फार्मर्स को फेस करनी पड़ती है। रीपेमेंट कैपेसिटी अंडर रिस्क, अभी रिस्क के अंडर ही रीपे कैसे कर पाएगा, मतलब कि फार्मर्स को रिस्क है लेकिन फिर भी वो रीपे कैसे कर पाएगा। डिफ्लेटेड ग्रॉस इनकम, डिफ्लेशन का क्या मतलब होता है, कम हो जाना, ठीक है। तो डिफ्लेटेड ग्रॉस इनकम, इसमें हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे आपका वर्किंग एक्सपेंसेस देखा जाता है, मतलब कि वो कितना इनकम जनरेट कर पा रहा है। क्रॉप लोन्स को छोड़कर, क्रॉप लोन्स इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। साथ ही साथ वो फैमिली लिविंग एक्सपेंसेस, यानी कि उनके फैमिली के खर्च को इंक्लूड किया जाता है। अदर लोन्स जो ड्यू है उसको इंक्लूड किया जाता है, और साथ ही साथ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मतलब कि मिला जुला खर्च भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। मेजर्स टू स्ट्रेंथन रिस्क बियरिंग एबिलिटी, यहाँ पे क्या मेजर्स हम ले सकते हैं ताकि हम रिस्क बियरिंग एबिलिटी जो होता है फार्मर्स का उसको हम बढ़ा सकें, ठीक है। पहला हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिंग दी ओनर्स इक्विटी नेटवर्थ। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि नेट वर्थ यानी कि नेट इनकम जो होता है फार्मर्स का वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब ये कैसे इंक्रीज़ करेंगे, तो नेट इनकम को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवा के, ठीक है, उसके अच्छे प्राइस मार्केट में दिला के हम ये सब क्या कर सकते हैं, उससे उनका नेट इनकम जो है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ रिड्यूसिंग द फार्म एंड फैमिली एक्सपेंडिचर, फैमिली के जो खर्च हैं, फैमिली के डिमांड है उसको कम किया जा सकता है, इससे भी हमारा जो फार्मर्स का इनकम है वो आपका ज़्यादा बचेगा, ठीक है। थर्ड वन इज डेवलपिंग द मोरल कैरेक्टर, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, डिपेंडेबिलिटी एंड फीलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल दीज क्वालिटीज पुट टुगेदर आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उनके मोरल कैरेक्टर्स को देखा जाए, वो ईमानदार हैं कि नहीं, रिस्पॉन्सिबल हैं कि नहीं, इंटीग्रिटी है कि नहीं उनके अंदर, ये सारे फैक्टर को देखा जाता है, तभी उसको ये फ़ायदा होता है कि जब मान लो वो क्रेडिट लिया है, तो मान लो होता है ना कि वो कोई अच्छा आदमी है तो देखते हैं कि हाँ भरोसे का आदमी है तो ये रीपे कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से लोन लेने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, अगर आप ईमानदार हो, रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, ये सब फैक्टर को भी चेक किया जाता है। नेक्स्ट वन इज अंडरटेकिंग द रिलायबल एंड स्टेबल इंटरप्राइजेज गिविंग द गारंटी एंड स्टडी इनकम, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो भी इंटरप्राइजेज है, यानी कि जो भी हमने क्रॉप ग्रो कर रखा है या फिर जो हमारा एलाइड सेक्टर है, वो उसका हमारा गारंटी है कि नहीं और वो स्टडी इनकम दे रहा है कि नहीं। हमें कोई ऐसा इंटरप्राइजेस चुनना है जिससे हमारा इनकम जो है वो आपका लगातार होते रहे, कम हो लेकिन लगातार होते रहे, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप एलाइड सेक्टर में मूव करोगे तो इससे जो आपका इनकम होगा वो आपका एक लगातार आता रहेगा, ठीक है। फिफ्थ वन इज इम्प्रूविंग द एबिलिटी टू बोरो फंड्स ड्यूरिंग गुड एंड बैड टाइम्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे उनके एबिलिटी को इम्प्रूव करना है ताकि जो वो लोन लिए हैं बैड टाइम पे या फिर गुड टाइम पे, जब उनका क्रॉप प्रोडक्शन की टाइम होती है उस समय जो वो लोन लिए हैं उसको भी रीपे कर पाएँ, तो ये भी एबिलिटी को इम्प्रूव करना होता है। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूविंग द एबिलिटी टू अर्न एंड सेव मनी, अ पार्ट ऑफ द फार्म अर्निंग्स should be saved by the farmer so as to meet the uncertainty in future। यहाँ पे बोल रहा है कि एबिलिटी जो होता है फार्मर्स का अर्न करने का या फिर पैसा बचाने का वो भी इम्प्रूव करना चाहिए उसको, ताकि वो जब कोई अनसर्टेनिटी हो यानी कोई बैड टाइम आए तो वो क्या कर सके, उस पैसे को फ्यूचर के लिए यूज़ कर सके। मतलब कि यहाँ पे सीधी सीधी बात ये बोल रहा है
कि जो फार्मर्स का जो इनकम हो रहा है उसको सेव करके रखना चाहिए फ्यूचर यूज़ के लिए। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको वो फिर फेस कर पाए, उसके लिए भी उसको पैसा सेव करना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज टेकिंग अप ऑफ क्रॉप, लाइफ स्टॉक एंड मशीनरी इंश्योरेंस। क्रॉप का, लाइफ स्टॉक का, मशीनरी का, इन सब का इंश्योरेंस लेके रखे ताकि उनको बाद में अगर मान लो कुछ फेलियर होता है उस समय ये इंश्योरेंस उनका काम आए। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ, रबी और कमर्शियल क्रॉप्स का इंश्योरेंस दिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से वो क्रॉप्स का, लाइफ स्टॉक का, मशीनरी का इंश्योरेंस करा के रखे जिससे उसको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है फिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, रिस्क बियरिंग एबिलिटी, 3RS भी हमने पढ़ लिया है। 3RS डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो थे वो भी हमने कवर किया है, रिस्क बियरिंग एबिलिटी भी कवर किया है। तो आज हमने इतना सारा टॉपिक पढ़ा है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।